हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 23 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड पहला हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, एक होता है हमारा मेल की बात करते हैं और एक बात करते हैं हम फीमेल की। ठीक है, अगर हम बात करें देखो थ्योरेटिकली तो दोनों के पास सेम चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना, कि जो राइट्स हमारे मेल के पास होने चाहिए वही फीमेल के पास होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पर कई बार ना हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं को शायद उतने आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलते। सर, आगे बढ़ने के अवसर मतलब जैसे मैं आपको तीन चार उदाहरण देता हूँ। एक आप सोचिए, इकोनॉमिक लेवल पे। इकोनॉमिक लेवल पे अगर आप सोचोगे ना तो महिलाओं को कई बार घर से बाहर काम करने नहीं दिया जाता। या फिर अगर आप नोटिस करो, अगर कोई सेम काम एक मेल कर रहा है और सेम काम अगर फीमेल कर रही है तो फीमेल को काफ़ी बार कम सैलरी मिलती है और मेल को ज़्यादा सैलरी मिलती है। ठीक है, आप इंडिया की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में भी जानते होंगे कि महिलाएं उतना ज़्यादा उनको अवसर नहीं मिलते काम करने के, है कि नहीं। तो इस तरह से इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अंदर ना इन दोनों जेंडर के बीच में हमें एक गैप देखने को मिल गया। ठीक है सर, उसी तरह से आप बात कर लो एजुकेशनल अटेनमेंट की। ठीक है, ये देखो मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, पर ये सेम चीज़ ना थोड़े अलग तरह से दुनिया के लगभग हर कंट्री में देखने को मिलती है। जैसे एजुकेशनल अटेनमेंट में आप नोटिस करो, मेल की जो लिटरेसी रेट है वो फीमेल की लिटरेसी रेट से आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अगर मान लो पेरेंट्स के पास कम पैसे हैं पढ़ाने के लिए तो वो सोचते हैं कि यार मेल चाइल्ड को पढ़ा लेते हैं, फीमेल चाइल्ड को ना भी पढ़ाया तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी मेंटेलिटी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी एक तरह का गैप हमें देखने को मिला। उसी तरह से आप बात कर लीजिए हेल्थ एंड सर्वाइवल के पैरामीटर के ऊपर। यहाँ पर भी देखो वुमेन की कुछ स्पेशल हेल्थ नीड्स होती हैं, उनका ध्यान नहीं रखा जाता उस लेवल तक जहाँ तक हमें शायद उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उनकी जो स्पेशल हेल्थ नीड्स हैं उनके रिगार्डिंग प्रॉपर केयर करनी चाहिए। राइट। उसी तरह से आखिरी बात हो जाती है हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। अब सर यहाँ पर भी कुछ इश्यूज हैं। आप ना चाहे यूएस के एग्जांपल देख लो, वहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो जितने भी प्रेसिडेंट आज तक हुए हैं सारे के सारे मेल ही हुए हैं। इंडिया के केस में अगर आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल लगभग 14 से 15% जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो आज के टाइम पर एमपीज हैं। मतलब टोटल एमपीज में से 14% महिलाएं ही लोकसभा के अंदर आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी, जो टोटल एमपीज हैं लोकसभा के अंदर। उसी तरह से चीफ मिनिस्टर्स की अगर आप बात करो तो इंडिया में सिर्फ जो वेस्ट बंगाल है ममता बनर्जी, वहाँ की जो सीएम है, उसके अलावा कोई भी और इंडिया में महिला चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो यहाँ पर भी सर पॉलिटिकल लेवल पे भी, तो टेक्निकली अगर आप नोटिस करोगे ना, ये चार लेवल्स हैं जहां पर हमें गैप देखने को मिलता है मेल और फीमेल के बीच में। और भी है, पर ये जो हम बात करें ना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, यहाँ पर हम ये चार पैरामीटर्स को ध्यान में देते हैं। इनके बेस पे देखा जाता है कि मेल और फीमेल के बीच में कितना गैप है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये इंडेक्स लेके कौन आता है। देखो, ये लेके आया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से ये बात करते हैं। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी बात है, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि इंडिया का रैंक 8 पायदान ऊपर बढ़ गया है। मतलब हमारी कंट्री के अंदर हम ये जो गैप है ना मेल और फीमेल के बीच का, इस गैप को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पर खराब बात क्या है? देखो, खराब बात ये है कि 146 में से ना इंडिया का रैंक कितना है, 127। तो इंडिया नीचे वाली कंट्रीज के बीच में आता है। गेटिंग द पॉइंट। रैंक इंप्रूव जरूर हुआ है, पर अभी भी हम काफी खराब परफॉर्म कर रहे हैं और अभी भी काम करना जरूरी है। देखो, कुछ अच्छे कारण हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट जो हमारी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो प्रेसिडेंट बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। उसी तरह से बाकी जगह पे भी इंडिया काम कर रहा है कोशिश, पर अभी भी इंडिया को काफ़ी काम करना बचा हुआ है। तो ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। मैंने आपको बता दिया इनका रैंक क्या है। ठीक है, चार पैरामीटर हम डिस्कस कर चुके हैं और कहीं ना कहीं बताता है कि करंट स्टेट क्या है एंड कैसे कैसे हम दोनों के बीच में एक तरह की पैरिटी लेकर आ सकते हैं, ये इसकी बात करी गई है। तो इंडेक्स के हिसाब से ना एक स्कोर दिया जाता है, जिस स्कोर की वैल्यू होती है बिटवीन 0 and 1। अगर 0 है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वहां पर ना मेल बहुत ही ज्यादा आगे है और फीमेल बहुत ही पीछे है। ठीक है ना, उनके बीच में बिल्कुल भी पैरिटी नहीं है। 1 का मतलब है कि कंप्लीट जेंडर पैरिटी हो चुकी है, मतलब जैसा मेल वैसा ही फीमेल, दोनों को सेम तरह से बिल्कुल हर पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर ट्रीट किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर कोई दुनिया में ऐसी कंट्री है जहां पर बिल्कुल सेम है? देखो, द आंसर इज नो। अभी तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर दोनों जो जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल की हम बात करते हैं, तो दोनों के अंदर कंप्लीट पैरिटी ऐसी किसी भी कंट्री के अंदर देखने को मिलती। आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जो काफी हद तक इसके क्लोज है, मतलब 91-92% दोनों के बीच का जो फर्क था उन्होंने खत्म कर दिया है, पर अभी 100% गैप तो किसी ने भी खत्म नहीं किया गया।
ठीक है। इंडिया ने 1.4 परसेंटेज पॉइंट इंप्रूवमेंट दिखाई है, ठीक है। पहले इसका रैंक 135 होता था, अब 127 हो गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था 64% गैप हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिया है। बाकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का जैसे मैं आपको बता रहा था, लगभग 15% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें देखने को मिल जाएंगे, राइट। एजुकेशन के अंदर इंडिया ने अच्छा काम किया है, ठीक है ना, लड़कियां भी आगे आ रही हैं। बर्थ के अंदर भी इंडिया ने जेंडर पैरिटी अचीव कर ली है, जेंडर पैरिटी एट बर्थ, तो ये भी एक अच्छी बात है। ग्लोबल रैंकिंग्स का मैंने आपको समझा ही दिया। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो क्या है एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। ये यूपीएससी ने ना ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछा हुआ है कि क्या ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, द आंसर इज नो। ये क्या है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1971 के अंदर, एक तरह की पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सर इसका क्या मतलब, देखो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर ना आप लोग ना कई बार डावोस डायलॉग के बारे में सुनते होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार गए हैं, ठीक है ना। यूएस के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भी कई बार यहाँ पे गए हुए हैं। उसके अलावा जैसे हमारे जो कुछ बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जैसे दीपिका पादुकोण, वो यहाँ पर गई हैं। हमारे कुछ यूट्यूब के स्टार्स वहाँ पे गए हैं। और ऊपर से ठीक है ना, जैसे फेसबुक के जो हैं मार्क जुकरबर्ग, वो यहाँ पर जा चुके हैं। तो इस तरह से पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे डेफिनेटली डिस्कशन हमें देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पर सर, डावोस के अंदर। डावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब ध्यान रखना, जो डावोस डायलॉग होता है ये तो स्विट्जरलैंड में होता है, पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर्स डावोस में नहीं है, वो कहाँ है, वो है स्विट्जरलैंड के अंदर ही। कौन सी जगह पे, जेनेवा। तो हेडक्वार्टर्स के आपको देखने को मिलेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। क्लॉस श्वाब ने इसके फाउंडर थे, ठीक है। तो एक तरह से डिफरेंट पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल और सोसाइटी के लीडर्स यहाँ पे आते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं एजेंडास को। तो सर इसके अलावा और कौन कौन सी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, देखो एक काफी फेमस रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इसको भी मैंने प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही पहले भी चर्चा करी हुई है, आगे जब आएगी तब इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उसके अलावा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट हो गया, आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। तो ये डिस्कशन हो गया पूरा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना थोड़ा प्रैक्टिस के अंदर दिक्कत आती है कि सर प्रीलिम्स हो गया या मेंस हो गया, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ ना हम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। पर इसी पर्टिकुलर चीज का सोल्यूशन हमारी टीम ने निकाला है थ्रू द प्रोग्राम आईडीएमपी। सर आईडीएमपी क्या है, इट इज इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका प्रीलिम्स का एस्पेक्ट भी कवर हो गया और साथ साथ आपका मेंस का एस्पेक्ट भी कवर हो गया। तो आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर रहे हो, एमसीक्यूज भी डेली बेसिस पे सॉल्व करते जा रहे हो, तो आपका प्रीलिम्स भी तैयारी होती जा रही है, मेंस की भी। टोटल 165 आपके प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे, तो पूरा एक साल का शेड्यूल है, ठीक है। अगले साल के लिए 2024 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो, प्रीलिम्स की भी मेंस की भी, ठीक है। ध्यान रखना ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी माध्यम दोनों तरह से ये यहाँ पे अवेलेबल है। और भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, आपको प्रहार की बुकलेट्स आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग सेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। प्रॉपर इवेल्युएशन होगा इन टेस्ट का, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी 3 दिन बाद 26 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट। हम आप हमारी वेबसाइट pwonlyas.com पे जाके इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप हमारे जो डाउट टीम, जो हमारी टीम है 9920613613, वहां पर कांटेक्ट करके उनसे अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, दैट इज यूएनडीपी पार्टनरशिप विद DAY-NULM। अब इसको समझते हैं। देखो नाम में क्या था, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप जानते हो यूएनडीपी के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत सबको आइडिया है कि थोड़ा कहीं ना कहीं कैसे सशक्तिकरण करना है, कैसे डेवलपमेंट करनी है, उसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। पर एट द सेम टाइम दूसरी चीज क्या है, DAY-NULM। सर ये क्या होता है, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की। तो ये दोनों साथ में आए हैं। सर क्यों साथ में आए हैं, क्योंकि एक तरह से ना इनका टारगेट है थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का ही कह सकते हो, ठीक है। आप नोटिस करो यहाँ बात क्या हुई, अर्बन लाइवलीहुड मिशन की। तो अगर आप नोटिस करो, वुमेन को अगर हमने अच्छा लाइवलीहुड दे दिया तो डेफिनेटली ना एक काफी, मतलब जो वुमेन के रिगार्डिंग जो कुछ इश्यूज आते हैं उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, वो हम यहाँ पे सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो इनको सपोर्ट करेंगे वुमेन को, ताकि वो अपनी एंटरप्राइजेस स्टार्ट कर पाएं और उनको या फिर एक्सपेंड कर पाएं। साथ में ही आप वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, फूड पैकेजिंग हो गया,
ये पर्टिकुलर सेक्टर्स के भी ऊपर काफी फोकस रहेगा। डिजिटल इकोनॉमी हो गया, ठीक है, बट ओवरऑल काम क्या रहेगा, कहीं ना कहीं वुमेन को सपोर्ट करें ताकि वो आगे आएं, अपने एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करें, अपने अगर एंटरप्राइज ऑलरेडी उनकी एग्जिस्ट कर रही है तो उनको आगे बढ़ाएं, ये यहाँ पर इनका फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमने समझा इनका। बाकी केयर इकोनॉमी हो गया, डिजिटल इकोनॉमी, इन सभी के ऊपर फोकस रहेगा। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है, 2025 तक चलेगा, उसके बाद भी इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है और ये 8 सिटीज के अंदर स्टार्टिंग फेज में रहेगा। अब नोटिस करना, यहाँ पर ना एक बात हुई है बिज सखीस की। सखीस आप जानते होंगे, एक फ्रेंड की तरह सखी को बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर ना बिजनेस मेंटर्स भी होंगे, ठीक है, यूएनडीपी की तरफ से यहाँ पे कम्युनिटी बिजनेस मेंटर्स डेवलप किए जाएंगे जिनको बिज सखीस कहा जाएगा। क्योंकि आप नोटिस करो, मान लो एक महिला है, ये चाहती है अपना बिजनेस स्टार्ट करना, अपना एंटरप्राइज रन करना, पर इसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं है, तो एक ना मेंटर इसको हेल्प कर सकता है इस चीज के अंदर। कुछ भी गाइडेंस होती है, तो जानते हो आप यूपीएससी की तैयारी के अंदर भी तो मेंटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ प्रॉपर बिजनेस नॉलेज है, वो यहाँ पर इसको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करके इसको सपोर्ट करेगा और एक तरह से यहाँ पे इसको अपना सेटअप करने के अंदर काफी हेल्प करने वाला है। तो अपने बिजनेस को फॉर्मलाइज कर पाएंगे। मैंने बताया था ना डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बैंक लिंकेजेस भी बनेंगी, ठीक है, फाइनेंस पैसा मिल पाएगा, मार्केट के साथ एक्सेस कर पाएंगे। ये सारे इस तरह से यूएनडीपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के थ्रू इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, बाकी और सर्विसेज एंटरप्रेन्योर्स बनाने की यहाँ पे कोशिश है। अब थोड़ा सा ये जो मिशन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ बात किस कर रहे हैं हम, अर्बन लाइवलीहुड की। तो हमारी मिनिस्ट्री कौन सी आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और ये है एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि यहाँ पर जो पैसा आएगा वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी एंड एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और लगभग ना इंडिया के जितने भी सिटीज और टाउन्स हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। क्यों कवर किया गया है, कवर इसीलिए किया गया है कि ताकि उनको प्रॉपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, कुछ स्किल्ड वेज हो गया, इस तरह की चीजें मिल पाए, ठीक है ना। अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नाम में ही देखो मिशन का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो किसी को रहना है मतलब शहरी क्षेत्रों के अंदर, तो प्रॉपर फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, तो उनको प्रॉपर यहाँ पे शेल्टर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अगर कोई ऐसे होमलेस पीपल हमें देखने को मिलते हैं। पर ओवरऑल काम यही है कि उनके जो लाइवलीहुड कंसर्न्स है ना, उनको अच्छे से टैकल करना, ठीक है, उनको प्रॉपर स्किल्स प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि अच्छे से वो चीज़ इसमें अपने आप को यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर जो और स्किल्ड बेसिस पे जॉब्स ले पाएं, ठीक है। कुछ हमारे स्ट्रीट वेंडर्स भी होते हैं, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, उनके भी लाइवलीहुड कंसर्न होते हैं, तो उनको भी टैकल करना, उनको प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी देना, ये सारी चीज़ें दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत कवर करी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेटो +5 स्टेटस। अब इसको समझते हैं कि आखिर इस चीज़ का मीनिंग क्या है। देखो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों ने नेटो का नाम पक्का सुना होगा, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सर ये बनाई गई थी क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जानते हो जो कोल्ड वॉर का टाइम था ना, उसमें एक साइड था हमारा यूएसए, दूसरी साइड था कौन, यूएसएसआर, ठीक है। तो नेटो इस तरह से सेटअप किया गया था अगेंस्ट यूएसएसआर, एक तरह की क्या करने के लिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है सर। सर आज के टाइम पर कितने मेंबर्स हैं, देखो आज के टाइम पर इसके आपको 31 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा करंट अफेयर्स बता देता हूँ, 28 आपको मतलब अब तो 29 हो गई हैं। दरअसल ना जो फिनलैंड है उसने अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन कर लिया है। बाकी 28 और यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जो आप जानते होंगे। उसके अलावा यूएस तो है ही है, साथ में कनाडा भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये 31 कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं आज के टाइम नेटो के अंदर। उस टाइम पर फॉर्मेशन हुआ था इसका कब, 1949 के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी कहीं ना कहीं जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात होती है, ठीक है, कि अगर मान लो किसी भी एक मेंबर के ऊपर, नेटो के मेंबर के ऊपर अटैक होगा, तो ऐसा माना जाएगा कि वो पूरी नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक है एंड अकॉर्डिंगली नेटो मेंबर्स फिर उसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी या कलेक्टिव डिफेंस, जो कि इसके आर्टिकल 5 के अंदर ऐसा लिखा गया है, ठीक है। सर नेटो तो समझ आ गया, पर ये नेटो +5 ये इसका मीनिंग क्या है। देखो जैसे हम कहते नहीं है कि नेटो चलो है, नेटो प्लस में कुछ और मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। सर और मेंबर्स क्यों इंक्लूड किए गए हैं, कहीं ना कहीं इस वजह से ताकि जो डिफेंस कॉपरेशन है ना उसको इंक्रीज कर पाए। तो यहाँ पर दरअसल में पता क्या हुआ है, ये जो बाकी 5 मेंबर हैं, ये जो 5 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 5 नेटो के मेंबर्स नहीं है, पर नेटो प्लस के अंदर इनको इंक्लूड कर लिया गया है ताकि कहीं ना कहीं दुनिया में हम अपने डिफेंस को, साथ ही साथ इंटेलिजेंस को शेयर कर पाएं और ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन को इस तरह से बढ़ा पाएं। तो यहाँ पर जो 5 मेंबर्स हैं ना, ये दरअसल में यूएस के एक तरह से आप अच्छे फ्रेंड्स बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे ही आपको न्यूजीलैंड देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से आपको जापान हो गया, ठीक है, उसके अलावा इसराइल एंड लास्टली साउथ कोरिया।
तो नेटो प्लस 5 का मतलब ये 5 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया, ये साथ में क्यों आई है? ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, आपस में इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स क्या है? करंट अफेयर्स ये है कि भैया इंडिया को बोला जा रहा है कि इंडिया में मतलब यूएस की जो सेनेट के अंदर भी एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा जहां पर इंडिया की बात की जाएगी कि इंडिया को भी यहाँ पे नेटो प्लस 5 के अंदर शामिल कर लिया जाए, बेसिकली नेटो प्लस 5 को नेटो प्लस 6 कर दिया जाए। ये यहाँ पर बातें चल रही हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो जो जो बातें थी, ठीक है, मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। अब इंडिया को इंक्लूड करने के रीजंस क्या हैं? देखो, दरअसल में आप नोटिस करो जैसे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। अब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, पीछे से तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को जो सपोर्ट आ रही है वो आपके नेटो से ही आ रही है, ठीक है। अब कहीं ना हमें इस बात का डर है कि आने वाले टाइम्स के अंदर ना जो चाइना है वो काफी अग्रेसिव होगा, ऑल्दो और करंटली भी बहुत अग्रेसिव है, चाहे आप साउथ चाइना सी की बात कर लो, इंडिया के साथ कर लो, बाकी और रीजन्स में भी चाइना काफी अग्रेसिव है। इसके अलावा जो ताइवान का इशू है वो तो है ही है, ठीक है। ऐसा भी है कि पता नहीं कब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर दे। अब ऐसे टाइम के ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि अगर इंडिया भी यूएस के साथ हो, यानी कि नेटो प्लस 5 को जोड़ जुड़ जाए इंडिया भी, तो यहाँ पर ना हम चाइना को कुछ हद तक यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। तो प्रॉपर हम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, डिफेंस कॉपरेशन के अंदर हेल्प करेंगे, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ एक्सेस मिल पाएगा इंडिया को भी। तो यहाँ पर ना चाइना को कंट्रोल करने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और चाइनीज एग्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात इसलिए नेटो प्लस 5 के अंदर इंडिया को इंक्लूड करने की करी जा रही है। अभी इंडिया इंक्लूड हुआ नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना। इंडिया को एक तरह से बस प्रस्ताव मिला है, ठीक है ना, तो मिलेगा, फिर अकॉर्डिंगली इंडिया सोचेगा करना है नहीं करना है, अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड किया जाएगा। बाकी नेटो क्या है वो आप जानते ही हो, कोल्ड वॉर के टाइम एक तरह से अलायंस बना था, कलेक्टिव डिफेंस की यहाँ पे बात हो रही है। मेंबरशिप क्राइटेरिया किसको ओपन है? ओपन टू एनी अदर यूरोपियन स्टेट, जो कि इस ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को हमें देखने को मिलता है। तो नेटो का मेंबर नहीं, बट नेटो प्लस 5 के अंदर इंडिया डेफिनेटली शायद हो सकता है आने वाले कई सालों के अंदर इंक्लूड किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज स्टार रेटिंग पॉलिसी। अब इसको समझते हैं कि सर स्टार रेटिंग पॉलिसी क्या है। देखो, आप लोगों ने ना कोयले के बारे में जानते होंगे, आप लोग कोल के बारे में, ठीक है, कोल हो गया या लिग्नाइट हो गया, इनकी बारे में जानते हैं, ठीक है सर। इनकी सर माइनिंग करी जाती है, बिल्कुल। अब जब इन चीज़ों की माइनिंग करी जाती है तो वहां पर कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो पहला हो गया इन्वायरमेंट का कंसर्न हो गया, ठीक है ना। और ऊपर से कई बार ऐसा होता है कि माइनिंग के अंदर जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता, तो माइनिंग काफी अनसस्टेनेबल हो जाती है, ठीक है। जो माइनिंग है वो काफी पुरातन तरीके से यूज की जाती है, उसका एनवायरमेंट के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट है और लोगों के ऊपर भी, लोगों की हेल्थ के ऊपर भी, राइट। वर्कर्स के रिगार्डिंग कई बार प्रॉपर सेफ्टी वगैरह नहीं देखी जाती, और जो एक तरह से हमें रूल्स वगैरह फॉलो करने चाहिए माइनिंग के, वो कई बार फॉलो नहीं किया जाते। बिल्कुल सही बात है सर, इनको फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसी लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है, स्टार रेटिंग पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ना एक तरह से देखेगी कि जो माइनिंग है उसकी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस हम बेहतर करना चाहते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हम कॉम्पिटिटिवनेस को लगाना चाहते हैं, माइनिंग प्रैक्टिसेस को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, ताकि हम कहीं ना कहीं अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। उस हिसाब से हम यहाँ पे रेटिंग देंगे फॉर दिस, मतलब उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को अनाउंस किया है। तो किन पैरामीटर्स के ऊपर होगी, जो मैंने आपको बताया कि माइनिंग ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा गया, टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट हुई, प्रैक्टिसेस कैसी यूज करी गई, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, रिहेबिलिटेशन हुई या नहीं हुई, कई बार डिस्प्लेसमेंट भी होनी पड़ती है, वर्कर रिलेटेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया या नहीं किया गया। इन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर माइंस को इवेल्युएट किया जाएगा, इन 7 पैरामीटर्स के ऊपर। इसलिए हमने ये पॉलिसी है स्टार रेटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेटरी माइंस हैं वो एक तरह का सेल्फ असेसमेंट भी होगा, सेल्फ इवेल्युएशन भी करेंगे अपने आप को, और एंड द एंड जो टॉप 10% होगी, जो जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा आएगा, उनको फिर फर्दर सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग 90% होगी उनका एक तरह से ऑनलाइन रिव्यू प्रोसेस होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रेटिंग्स होंगी वो 0 स्टार या नो स्टार से लेके 5 स्टार के बीच में होंगी, अकॉर्डिंग टू द कैसी माइंड की अचीवमेंट है। तो स्टार रेटिंग पॉलिसी के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, ध्यान में रखना बट इस चीज़ को भी। लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा आज का, दैट इज विद रिगार्ड्स टू लंदन कॉन्फ्रेंस। अब जैसा कि हमने बात करी किसके बारे में, हम बात कर रहे थे सर रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, ठीक है ना। अब यूक्रेन को जैसा आपको बता रहा था ना कि नेटो की बहुत सारी कंट्रीज हेल्प कर रही हैं, तो उसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर क्या हुआ है ना कि लेट्स से अब यूक्रेन को हमने रीबिल्ड भी तो करना है। यूक्रेन तो एक तरह से काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। अब ऐसे टाइम के अंदर कोई भी शायद बिजनेसमैन वहां पे इन्वेस्ट ना करना चाहे, है कि नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन को डर लगेगा, एक तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस को हम कैसे इंप्रूव करेंगे? हो सकता है हम कुछ तरह का
वॉर रिस्क इंश्योरेंस स्कीम लेके आए, ठीक है ना, कि वॉर के अंदर अगर कुछ डैमेज हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे करे। तो इस तरह से क्या होगा, एक बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार चलो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना क्या हुआ है, यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस करी गई है लंदन के अंदर, जिसका नाम है क्या, लंदन कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर इन कंट्री साथ में आई हैं, कोशिश यही है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक तरह से लेकर आए जाएं, जो कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, वहाँ कुछ भी तरह की करप्शन चल रही है उसको हटा पाएं, ठीक है, और कम जो कंट्री है किस तरह से आने वाले टाइम के अंदर डेवलपमेंट के पथ के ऊपर वापस आ सकती है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, बिजनेसेस कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इसके लिए एक फंड रेजिंग फोरम यहाँ पे देखने को मिला लंदन के अंदर, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, लंदन कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, ताकि एक तरह से कंट्री वापस से रीडेवलप हो एंड वापस एक मतलब एक तरह से यूरोपियन यूनियन का कैसे धीरे धीरे मेंबर बन पाए, ये सारी बातें यहाँ पे करी गई। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ट्रू फॉल्स के 3 क्वेश्चंस हैं, कोशिश कीजिएगा इनको अटेम्प्ट करने की, ठीक है, फिर कल हम इनको अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको क्लास में कल करवा दिया था क्वेश्चन, बस ये ट्रू फॉल्स बचे थे, इनका एक बार मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। पहला है यूएन हाई सीज ट्रीटी, तो क्या ये ट्रीटी नेगोशिएट करेगी अंडर यूएन क्लॉज, बिल्कुल सही बात है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज ऑफ 1982 उसके अंतर्गत नेगोशिएट करी गई, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा हमने बात करी नैफेड की, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो डेफिनेटली 1 लाख करोड़ रुपीस का ऑथराइज शेयर कैपिटल है और एक तरह की कॉर्पोरेट बॉडी है। बाकी देखो इसको हमने ना, ये थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डीएफआईज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारे मेंस के सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहाँ पर आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ठीक है, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला डिस्कस किया क्या, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यहाँ हमने क्या समझा, ये निकाला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 4 पैरामीटर हमने यहाँ पे देखे सर, 4 पैरामीटर कौन से थे, एक था इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी कैसी दी जा रही है महिलाओं को, साथ ही साथ एजुकेशनल अटेनमेंट कैसा है, हेल्थ एंड सर्वाइवल कैसा है, एंड लास्टली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इंडिया का रैंक आया है 127 आउट ऑफ 146, 8 प्लेसेस हम ऊपर बढ़े हैं। 0 से 1 के बीच में इसकी रेटिंग दी जाती है। 1 का मतलब होता है कंप्लीट पैरिटी, मतलब सब बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, और 0 मतलब कंप्लीट इम्पैरिटी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमने बात करी यूएनडीपी के साथ साथ पार्टनरशिप किसकी हुई है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की। क्यों, क्योंकि एक तरह से हम चाहते हैं वुमेन को सपोर्ट करें ताकि वो अपने एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करें या उनको एक्सपेंड करें। 3 साल का ये प्रोजेक्ट रहेगा, 2025 तक है, उसके बाद भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके साथ ही हमने बात यहाँ पे करी थी बिज सखीस की, ठीक है, एक तरह के जो मेंटर्स होंगे, एंड हमने बात करी इस पर्टिकुलर मिशन के रिगार्डिंग जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, एक तरह से हम कैसे वहां पर जो अर्बन पुअर हैं उनको प्रॉपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे पाएं, ठीक है, और भी इनके रिगार्डिंग शेल्टर हो गया, ये सारी बातें यहाँ पे इसके अंतर्गत देखने को मिली। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग नेटो +5 के बारे में, ठीक है, हमने देखा कि नेटो का जो फॉर्मेशन हुआ था कैसे 1949 के अंदर हुआ था, एक तरह से कोल्ड वॉर के टाइम्स पे यूएसएसआर के अगेंस्ट यहाँ पे हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है नेटो की क्या है, जो कलेक्टिव डिफेंस का बात हम यहाँ पे करते हैं अंडर आर्टिकल 5, ठीक है। और जब हम बात कर रहे थे किसकी, नेटो +5 की, तो यहाँ पर क्या बात थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग की, कलेक्टिव डिफेंस को और इंक्रीज करने की, और यहाँ पर हमें टोटल 5 कंट्रीज देखने को मिलती है जो +5 की बात करते हैं। इसके अंदर आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान एंड साउथ कोरिया, तो ये 5 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। इंडिया को बोला जा रहा है कि इंडिया भी यहाँ पर ऐड होना चाहिए ताकि हम एक तरह से चाइना का जो एग्रेशन है उसको एक तरह से प्रॉपरली रोक पाएँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहा रिगार्डिंग स्टार रेटिंग पॉलिसी, ठीक है, हमने देखा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कोल है, जो माइनिंग है, कोल और लिग्नाइट माइनिंग, उसको कैसे कहीं ना कहीं हम और सस्टेनेबल बना पाएंगे, ठीक है, साथ में कैसे कंपटीशन को और इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी और पैरामीटर्स भी देखे थे, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात करी, वर्कर रिलेटेड सेफ्टी की बात करी, एंड अकॉर्डिंगली उनको रेटिंग दी जाएगी फ्रॉम नो स्टार से लेकर 5 स्टार के बीच में, ठीक है। आखिरी टॉपिक था हमारा विद रिगार्ड्स टू लंदन कॉन्फ्रेंस, ये सिंपल था, ये यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस का ही दूसरा नाम है लंदन रिकवरी कॉन्फ्रेंस। एक तरह का क्या था, ये फंड रेजिंग फोरम था जहां पर कंट्रीज की कोशिश थी, जैसे फॉर एग्जांपल यूके की बात कर लें तो उनके जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, उन्होंने भी यहाँ पे एड्रेस किया
कि कैसे हम एक तरह से वापस से यूक्रेन को खड़ा कर सकते हैं, एक तरह से वापस से रीडेवलप कैसे करना है, एंड साथ ही साथ वॉर रिस्क इंश्योरेंस की भी यहाँ पे बात करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनको हमने क्विकली रिवाइज कर लिया। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पर जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।